नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभियों का राइट डायरेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज़ ऋषिकेश और आज के हमारे वीडियो का मेन एजेंडा है एलएलबी की कैप राउंड की प्रोसेस को समझना और लॉ में किसी भी लॉ के कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस कैसे होती है वाया महाराष्ट्र लॉ सीईटी, इस पूरी प्रोसेस को समझना। ये जो पर्टिकुलरली पूरा वीडियो का सीरीज है, इसमें तकरीबन 3 अलग-अलग पार्ट्स होने वाले हैं। तो उसमें से पहला पार्ट ये है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। Under the banner of Right Direction Academy, we provide coaching and guidance for law entrance examinations like CLAT, Law CET. We also provide coaching for law semester examinations. सबसे पहले ये वीडियो सीरीज में, कैप राउंड की वीडियो सीरीज में क्या-क्या चीजें कवर होने वाली है, उसको थोड़ा-सा हम लोग समझ लेते हैं, सो दैट आप इसको लोकेट कर पाओगे कि हम लोग एग्जैक्टली कौन से टॉपिक को फिलहाल देख रहे हैं। तो इस पूरी सीरीज में, जिसमें तकरीबन 3 अलग-अलग लेक्चर्स में रिकॉर्ड करूँगा, तो उसमें से सबसे पहला पॉइंट ये है कि कैप राउंड एग्ज़ैक्टली है क्या? व्हाट इज़ मीन्ड बाय सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस? फिर कैप राउंड का पूरा शेड्यूल कैसे चलता है? इसको समझने के लिए हम लोग लास्ट ईयर मतलब 2022 का रेफरेंस लेंगे। फिर अलग-अलग कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैप राउंड के लिए लगेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रूशियल पार्ट है। ये तीनों चीज़ें इस वीडियो में कवर हो जाएँगी। फिर अगले वीडियो में हम लोग बीएलएस एलएलबी, बीबीए एलएलबी और 3 इयर्स एलएलबी का सिलेबस, ये तीनों चीज़ें देखेंगे। इसके बाद जितने भी कॉलेजेस हैं और उनका क्या-क्या कट ऑफ लगा हुआ है लास्ट ईयर्स में, उसको हम लोग देखेंगे। देन वी विल आल्सो सी टू इट कि क्या क्राइटेरियाज़ आपने माइंड में रखने चाहिए बिफोर यू विल सिलेक्ट अ कॉलेज, क्योंकि 5 इयर्स वाले जो स्टूडेंट हैं और 3 इयर्स वाले, इन दोनों के क्राइटेरियाज़ अलग-अलग हो सकते हैं। और फिर एलएलबी के बाद क्या-क्या करियर अपॉर्च्युनिटीज़ है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में ये पहले 3 टॉपिक्स इनिशियली हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे कवर करने वाले हैं। देखते हैं। सबसे पहले कैप प्रोसेस का मतलब क्या होता है? तो कैप इस पर्टिकुलरली वर्ड का जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। देखिए पुराने ज़माने में सिचुएशन ऐसी थी कि किसी भी एलएलबी कॉलेजेस के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, तो स्टूडेंट्स को दर-बदर हर पर्टिकुलरली कॉलेज पे जाना पड़ता था। वहाँ पे फिज़िकली विज़िट करना पड़ता था एंड इट यूज्ड टू बी अ वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ अ प्रोसेस, क्योंकि फिज़िकली जाना है, तो उसमें बहुत सारा टाइम, एफर्ट्स और पैसा, ये तीनों चीज़ें इसमें ज़्यादा लगती थी। तो स्टेट सीईटी सेल ने ये जो डिसेंट्रलाइज़ प्रोसेस है, उसको सेंट्रलाइज़ कर दिया। मतलब एक ही जगह पे ऑनलाइन माध्यम में आपको इसका फॉर्म फिलिंग करना है एंड वहीं से एक ही पर्टिकुलरली प्लेटफ़ॉर्म से आप जितने भी कॉलेजेस को अप्लाई करना है, आप कर सकते हैं। अगर इसका पैरेलल मुझे एग्ज़ाम्पल देना होगा, तो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस अ वेबसाइट जिसका नाम है bookmyshow.com। तो पुराने ज़माने में अगर किसी को मूवी देखनी है, तो उसको बॉक्स ऑफिस पे फ़ोन करना है या फिर अलग-अलग थिएटर्स में फिज़िकली जाके फिर वहाँ पे फ़िल्मों का टाइम, उसका कौन-सा शो है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती थी। लेकिन फिर bookmyshow.com से ये पूरी चीज़ रिवॉल्यूशनाइज़ हुई, क्योंकि आपको घर बैठे सिंगल क्लिक के ऊपर एक स्ट्रोक में पता चल सकता है कि कोई पर्टिकुलरली फ़िल्म कौन से थिएटर में चल रही है, उसका क्या टाइमिंग है और उसकी टिकट्स कितने की है, और आप उसको बुकिंग भी कर सकते हैं। तो सिमिलरली ये एक एग्रीगेटर प्लेटफ़ॉर्म जैसा ही काम करता है। तो स्टेट सिटी सेल ने जो ये कैप राउंड प्रोसेस है, वहाँ पे फंडामेंटली 2 लोग मिलते हैं। एक ऐसे जिनको एडमिशन लेनी है मतलब स्टूडेंट, और दूसरा ऐसे जिनको एडमिशन देनी है मतलब कॉलेजेस। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। ठीक है। तो अभी इंडिविजुअली जाने की जरूरत नहीं है, आपको खाली कैप राउंड में पार्टिसिपेट करना है और ये प्रोसेस पूरी तरीके से ऑनलाइन चलती है। तो अगर आप आपके टाउन में नहीं हो, जहाँ पे आप रहते हो, आप कहीं दूर रिमोट जगह पे हो, जहाँ पे आपके पास एक कंप्यूटर है और एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन है, you will be able to apply for this cap round. Okay, so this will end up in saving a lot of cost, time and efforts. So this is what is cap. अब कैप राउंड में बेसिकली एक सिंगल विंडो सिस्टम है। इसमें बेसिकली आपको करनी चीजें दो ही है। एक मतलब कि आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और कॉलेजेस की जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसको आपको प्रेफरेंसेस सेट करना है। ये दो चीजें आपको करनी है। ठीक है। तो अगर आपको इसको ठीक से पढ़ना है तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए और इसको पढ़ लेना। अब ये कैप राउंड समझने के लिए एक पैरेलल उदाहरण लेते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि कोई सब्जी वाला है, जो कि सुबह 11 बजे अपना सब्जी का जो ठेला है वो लगाता है और उसको सब्जी बेचनी है, तो वो सुबह सब्जी के जो रेट्स है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रखता है, जैसे 100 रुपए पर किलोग्राम। अब धीरे करके दोपहर तक उसकी 50% सब्जियां फ्रूट्स वगैरह बिक गए हैं। लेकिन फिर उसको ये पता है कि अगर ये बाकी की 50% सब्जियां फ्रूट्स वगैरह नहीं बिके तो दूसरे दिन तक वो खराब हो सकती है। तो वो ये सोचता है कि अभी इसकी जो प्राइस है वो मैं और कम कर देता हूँ, तो वो थोड़ा सा उसको सस्ता कर देता है। और शाम को 8 बजे उसको दुकान बंद करनी है, तो 7:30 बजे तक उसको ये समझ में आता है कि 20-30% जो सब्जियाँ हैं वो अभी भी बची हुई है, तो क्यों ना इसको और भी सस्ते भाव में बेचूँ
ताकि ये भी सब्जियाँ खत्म हो जाए और फिर अगले दिन मैं फ्रेश सब्जियों से व्यापार कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये जो लॉजिक सब्जी वाला फॉलो करता है, वैसा ही सिमिलर लॉजिक ये जो कॉलेजेस है, जो कैप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका भी सिमिलर लॉजिक होता है। तो टोटल कुल मिला के कैप की 3 राउंड्स होती है, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3। ये जो तीनों कैप राउंड है, ये ऑनलाइन होंगी और मोस्ट लाइकली ये जो कैप राउंड की प्रोसेस है, मतलब पहला जो राउंड है, वो फर्स्ट वीक ऑफ जून से स्टार्ट हो सकता है। बट अल्टीमेटली देखिए, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, तो अथॉरिटेटिव तरीके से कोई भी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। बट अंदाजे से ये जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो सकता है एंड देयर विल बी 3 कैप राउंड्स। अब आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो सिर्फ एक ही पहले ही कैप राउंड में करना है। हालांकि कॉलेजेस की जो प्रेफरेंस लिस्ट है, वो आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों राउंड्स में आपको एडिट करने का मौका मिलता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स बस एक ही बार अपलोड करने पड़ते हैं, वो है कैप राउंड 1 में। अब कैप का शेड्यूल क्या है 2023 का, ये तो हमें नहीं पता, बट 2022 का क्या था, उससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शेड्यूल कैसे चलेगा। तो यहाँ पे 5 इयर्स वाला है, यहाँ पे 3 इयर्स वाला है, और लेफ्ट हैंड साइड में उसका शेड्यूल या पैरामीटर दिया है, ठीक है। अब पहली तो चीज ये है कि जैसे आपने सीईटी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा था, वैसे ही कैप राउंड का ऑनलाइन फॉर्म भी आपको भरना है। तो लास्ट ईयर में ये शुरुआत हुआ था 26 सितंबर को और खत्म हुआ था 6 अक्टूबर को। लास्ट ईयर कोरोना और कोविड के आफ्टर इफेक्ट से इसके लिए एग्जाम भी लेट हुई थी और ये प्रोसेस भी लेट हुई थी। बट इस साल ऐसा कुछ सिनारियो नहीं है, इसके लिए ये प्रोसेस अभी जून से ही स्टार्ट होगी। तो तकरीबन 11 दिन का टाइम दिया था एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कैप का। वो होने के बाद एक्चुअली जो कॉलेज अलॉटमेंट है, वो 15 अक्टूबर को हुई। और जिन जिन लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है, उनको एडमिशन लेने का मौका 15, 16, 17, 18 ऐसे 4 दिन दिया गया था। तो इस 4 दिनों में आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगी कॉलेज। वहां पे आपको फीस पे करना है और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो जो लॉजिक 5 इयर्स के लिए है, वही लॉजिक 3 इयर्स के लिए भी है। सिर्फ यहाँ पे डेट्स बदल गए हैं। 30 सितंबर से 10 अक्टूबर, 11 दिन कैप राउंड का फॉर्म भरने के लिए, जो कि ऑनलाइन होगा। फिर उसके जो नतीजे है, वो 21 अक्टूबर को निकले। और जिन जिन लोगों को जो जो कॉलेज मिला है, वहां पे एडमिशन लेने का मौका 27 अक्टूबर से 2 ऑफ नवंबर था, संडे को छोड़ के, एक्सक्लूड करके। अब आप यहाँ पे देखना कि पहली कैप राउंड पूरी तरीके से 18 अक्टूबर को खत्म हो गई थी, ठीक है। तो सेकंड कैप राउंड जो है, वो 27 अक्टूबर को स्टार्ट हुई है। मतलब 18 और 27 बीच में 8 से 9 दिन का, 10 दिन का फर्क है। तो सेकंड कैप राउंड में भी लॉजिक सिमिलर रहेगा और वो सेकंड कैप राउंड 18 नवंबर को खत्म हुई। और तीसरी कैप राउंड जो है, वो 23 नवंबर को स्टार्ट हुई, ठीक है। और फाइनली जो कट ऑफ डेट था, मतलब जिसके बियॉन्ड एडमिशन नहीं हो सकती, वो 8 दिसंबर था 5 इयर्स वालों के लिए, और 3 इयर्स वालों के लिए 10 दिसंबर था। कहने का मतलब ये है कि लास्ट ईयर कैप राउंड 1 शुरू हुआ था 26 सितंबर को, और वो टोटल पूरा पूरा खत्म हो गया दिसंबर में। मतलब तकरीबन इसको 3 महीना इतना टाइम लगा, पूरा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के कुछ दिन, तो 2.5 महीना या 2 महीना पकड़ सकते हैं आप। तो ये जो पूरी कैप राउंड की प्रोसेस है, ये भी 2-2.5 महीना चलने वाली है, ठीक है। तो दिस इज ए टाइमलाइन, इसके ऊपर से आपको अंदाजा आया रहेगा कि 2023 में भी कैप राउंड कैसे चलने वाला है। अब आप देखिए कि ये जो पहले दो राउंड्स रहते हैं, कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2, ये प्योरली मेरिट्स पे भरे जाते हैं, और उसकी जो लिस्ट है, मतलब कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ, ये सब जानकारी आपको आपके वेबसाइट से ही मिलेगी, आपके पोर्टल से ही मिलेगी। जो आप कैप राउंड में पोर्टल, आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड तैयार करेंगे, तो उसी के माध्यम से आपको इसका अंदाजा आ जाएगा। तीसरा जो राउंड है, इसको इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड कहते हैं, इंस्टीट्यूट लेवल राउंड या इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड। और ये राउंड भी मेरिट पे ही भरा जाता है। हालांकि यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है, वो लोग ऑनलाइन नहीं लगाते हैं, वो बेसिकली उस कॉलेज की नोटिस बोर्ड पे या उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लगती है। इसके लिए इसको इंस्टीट्यूट लेवल राउंड कहते हैं। और यहीं से ही मैनेजमेंट कोटा भी स्टार्ट होता है। प्लीज रिमेंबर, मैनेजमेंट कोटा और इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, ये दोनों चीजें अलग अलग है। इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में जो सीट्स है, वो मेरिट के ऊपर ही भरे जाते हैं। मैनेजमेंट कोटा में जो सीट्स हैं, उसमें मात्र डोनेशन पे करना ये अपेक्षित होता है। मतलब अगर आपका स्कोर बहुत ही कम है, आपने सीट ही दी है, बट आपका स्कोर ये मेरिट को मैच नहीं हो रहा है, फिर भी आपको एडमिशन चाहिए, और यदि अगर वो कॉलेज के पास मैनेजमेंट कोटा होगा, तो दे विल टेक सम अमाउंट फ्रॉम यू इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, और फिर आपकी एडमिशन सिक्योर हो जाएगी। अब ये जो डोनेशन है, ये अलग अलग कॉलेज में अलग अलग हो सकता है। इट स्टार्ट्स एनीवेयर फ्रॉम 50-75,000 टिल इट कैन गो अप टू 3 लाख और 4 लाख। मतलब वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या परिस्थितियां हैं, मैनेजमेंट की क्या एक्सपेक्टेशन है, वगैरह वगैरह। लेकिन पहले जो तीनों राउंड है, वहाँ पे जो एडमिशन है, वो मेरिट के बेसिस पे ही होगा। आई होप ये पूरा शेड्यूल आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको उसको ठीक से देखना है, तो वीडियो को आप पॉज करिए। आगे बढ़ते हैं। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट है इस वीडियो का।
तो जो चीज़ है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। तो आधार कार्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, फिर फ़ोटो आपके पास होगा, उसके बाद सिग्नेचर आप कर सकते हैं। आपने जब ये सीईटी का फॉर्म भरा था, तो उस टाइम पे सीईटी एप्लीकेशन फॉर्म शायद आपने डाउनलोड किया होगा, उसकी पीडीएफ फाइल लगेगी। देन सीईटी का हॉल टिकट जिसके बेसिस पे आप सेंटर पे जाके एडमिशन सेंटर पे जाके आपने एग्ज़ाम दी, वो भी लगेगा। फिर कक्षा 10वीं का मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक चीज़ लगती है। 10th और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट अलग रहता है, मार्कशीट अलग रहती है। कोई भी एक चाहिए। यहाँ पे एंड हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली और होना चाहिए था, तो उसके ऊपर मार्क आपके मेंशन होने चाहिए, ठीक है? अगर आप 3 इयर्स एलएलबी के लिए अप्लाई किए हो, तो आपको ग्रेजुएशन के सभी साल के ईयरली या फिर सभी सेमेस्टर्स के मार्कशीट को, ओरिजिनल मार्कशीट्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ऐसे स्टूडेंट जो कि फिलहाल 6th सेमेस्टर का एग्जाम दिए हैं बट उनके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो वो लोग सिर्फ 1 टू 5 सेमेस्टर ही रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे और 6वें सेमेस्टर का उनसे नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि अभी तक यूनिवर्सिटीज ने ही रिजल्ट नहीं दिया है। फिर इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको लगेगी, कन्वर्जन सर्टिफिकेट। अब ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट बेसिकली क्या है, वो विस्तार स्वरूप से हम लोग आने वाले स्लाइड्स में देखने वाले हैं। बेसिकली ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट एक समरी सर्टिफिकेट जैसा रहता है, तो उसको थोड़ी देर में देखेंगे। फिर इसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, इफ यू बिलोंग टू एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी। आपको इसमें कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी लगेगा कि आपकी कास्ट वैलिड है एससी एसटी ओबीसी के लिए। एंड अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, तो आपको ये ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी कहता है, ईडब्ल्यूएस के लिए उसको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कहता है। बेसिकली इन दोनों का क्राइटेरिया सिमिलर है कि आप फाइनेंशियली बैकवर्ड नहीं हो, ये आपको गवर्नमेंट को प्रूव करना पड़ता है। तो उनके कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली की सालाना इनकम 8 लाख रुपए के नीचे होनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो सब चीजें अलग से एक वीडियो बनाएंगे, बट यू विल बी रिक्वायरिंग दिस डॉक्यूमेंट। अगर कोई स्टूडेंट के डिफरेंटली एबल्ड है, तो उनको पीडब्ल्यूडी मतलब फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट लगेगा। अब फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट, पीएच सर्टिफिकेट कहते हैं उसको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 15 नंबर ये सबको लगने वाला है कि यू हैव टू प्रूव दैट यू आर अ रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है? ये प्रूव करने के दो तरीके हैं। एक मतलब कि बर्थ सर्टिफिकेट, जहां पे आपको मेंशन किया है कि यू आर बोर्न इन महाराष्ट्र, प्लस आपका स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, जिसमें मेंशन किया है कि आपने महाराष्ट्र के किसी स्कूल से 10वीं या 12वीं की है, 10वीं और 12वीं। ठीक है? तो इसमें दो क्राइटेरियाज है, आपका 10th और 12th ये महाराष्ट्र से होना चाहिए, प्लस बर्थ सर्टिफिकेट आपका महाराष्ट्र से है, तो आप टाइप ए कैंडिडेट टीचर में जाओगे। अगर ये दोनों मिसिंग है, तो कम से कम आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसकी पूरी प्रोसेस अलग से हम लोग देखेंगे, बट ये तीन में से कोई एक सर्टिफिकेट होगा, तो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ एमएस कैंडिडेट महाराष्ट्र स्टेट। अगर नहीं, तो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ ओएमएस कैंडिडेट, मतलब अदर देन महाराष्ट्र स्टेट। कैंडिडेचर चाहे एमएस हो या ओएमएस, दोनों लोग एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। सिर्फ उनकी क्राइटेरियाज में और अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स में कुछ फर्क है। तो ये पूरा चीज आपने समझ लिया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। सीईटी एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखता है। ये लास्ट ईयर का फॉर्म है, बट इस साल का भी फॉर्म इसी तरीके से दिखता है। फिर सीईटी का स्कोर कार्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो दिस इज माय ओन स्कोर कार्ड। आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू स्कोर 119 मार्क आउट ऑफ 150। तो बेसिकली आपका जो भी स्कोर है, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहने वाला है कि विच कॉलेज यू विल गेट इनटू। ठीक है? तो सीईटी स्कोर कार्ड अभी डाउनलोडेबल फॉर्मेट में चल रहा है स्टेट सीईटी सेल पे। उसकी लिंक्स एक्टिवेटेड है, आप उसको डाउनलोड कर लेना। फिर कन्वर्जन सर्टिफिकेट क्या है? अब सबसे पहले इसको क्यों जरूरी है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखिए कि 5 इयर्स एलएलबी जो स्टूडेंट है, उसके लिए क्राइटेरिया है 45% का ओपन कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए आई गेस इट इज फॉर 42%, एंड एससीज एंड एसटीज के लिए 40% का। तो वट एवर इट इज, क्राइटेरिया तो है परसेंटेज का। और 3 इयर्स वाले जो स्टूडेंट है, उनके लिए क्राइटेरिया ये है कि उनको ग्रेजुएशन में 45% या फिर 42 या फिर 40, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, उतना होना चाहिए। प्लीज रिमेंबर कि मैं जब एलएलबी का ग्रेजुएशन का परसेंटेज पूछ रहा हूँ, तभी आई एम नॉट डिस्कसिंग द फाइनल ईयर परसेंटेज। दे आर एक्सपेक्टिंग एग्रीगेट एवरेज, मतलब कि सभी 6 सेमेस्टर का या 8 सेमेस्टर का, या जितने भी साल आपके हुए उसका। तो फॉर 3 इयर्स एलएलबी क्राइटेरिया इज एग्रीगेट 45% इन द डिग्री, टेकिंग ऑल द सेमेस्टर्स इनटू कंसिडरेशन। तो अगर आपका फाइनल ईयर में जो परफॉर्मेंस है वो उतना बढ़िया नहीं है, बट फर्स्ट 2 साल में आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, समहाउ वो जो गणित है वो 45% आना चाहिए। ठीक है? ये क्राइटेरिया है। नाउ देयर आर मेनी बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया। अलग अलग स्टेट का अलग अलग बोर्ड है, फिर सेंट्रल बोर्ड्स भी है। लाइक स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, कैम्ब्रिज है, इंटरनेशनल बोर्ड है। तो ये जो अलग अलग बोर्ड्स है, यूनिवर्सिटीज है, तो ये जो रिजल्ट्स है वो अलग अलग तरीके से ऑफर करती है। जैसे कुछ लोग परसेंटेज में देते हैं, कुछ लोग ग्रेड्स में, कुछ लोग सीजीपीए में, कुछ लोग पॉइंटर सिस्टम में।
तो कैसे ये तय किया जाए कि आपका जो ग्रेड बी है या ग्रेड सी प्लस है, वो 45% का क्राइटेरिया पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये चीज तय करने के लिए व्हाट यू रिक्वायर्ड इज अ कन्वर्जन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट इज इन रियलिटी अ कन्वर्जन फ्रॉम ग्रेड्स और परसेंटेज। ये एक इसी के लिए उसको कन्वर्जन सर्टिफिकेट कहा जाता है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू 3 इयर्स कन्वर्जन सर्टिफिकेट एक्चुअली एक समरी सर्टिफिकेट जैसा है। तो एलएलबी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी हमने डिस्कस की है, 45% फॉर ओपन, ओबीसी के लिए 42, एससी एसटी के लिए 4040। एंड दैट इज रीजन कि स्टेट सिटीसेल एक्सपेक्ट करता है कि आपके पास कन्वर्जन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये कन्वर्जन कैसे कैसे रहते हैं और किस तरीके के आपको आपको अपलोड करना है। अगर आप 5 इयर्स वाले कैंडिडेट हैं तो एक ही तरीके का कन्वर्जन एप्लीकेबल हो सकता है, वो भी हो सकता है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। तो कंडीशन क्या है, अगर आपकी 10th या 12th किसी ऐसे बोर्ड से हुई है जहाँ पे मार्क्स आपको ग्रेड्स में या पॉइंटर्स में दिए हैं, मतलब परसेंटेज में नहीं दिया है, तो यू टू कन्वर्ट देम इनटू परसेंटेज, तो यू रिक्वायर दिस कन्वर्जन सर्टिफिकेट, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी मिलेगा या फिर मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकता हूँ। 3 इयर्स वाले जो स्टूडेंट है, अगर उनका 10th और 12th का कंडीशन वो है तो कंडीशन नंबर 1 तो वहां पे लगेगा ही, तो यहाँ का कंडीशन नंबर 1 और ये सेम है। प्लस उनको कन्वर्जन सर्टिफिकेट लगेगा टू समराइज द ग्रेजुएशन मार्क्स। अगर उन्होंने पीजी किया है, मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसके लिए भी लगेगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके से रहता है। 10th और 12th स्टैंडर्ड कन्वर्जन सर्टिफिकेट फॉर सीबीएसई। अगर अगर मार्क परसेंटेज में है तो नहीं लगेगा, अगर मार्क ग्रेड्स में है तो ही लगेगा। पुराने जमाने में शायद ग्रेड्स में आते थे। फिर आईसीएससी, उसके बाद आईजीसीएससी, कैम्ब्रिज बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड, यहाँ तक आपके 10th और 12th के हो गए। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन में सेमेस्टर पैटर्न या ईयरली पैटर्न, मास्टर्स में सेमेस्टर पैटर्न या फिर ईयरली पैटर्न, ये सभी कन्वर्जन सर्टिफिकेट आर अवेलेबल विद राइट डायरेक्शन एकेडमी। तो इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको भेज दूंगा या फिर प्रिंटेड कॉपी थाने या दादर के सेंटर से मिल जाएगी, आपको उसको भरना है। कन्वर्जन सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके से दिखता है, जहाँ पे आप देखना कि यहाँ पे जो ग्रेडिंग है वो इस तरीके से दी है, ग्रेड A1, A2, A2, A1 वगैरह वगैरह, जिसको कन्वर्ट किया है परसेंटेज में, इंग्लिश 96, 86, 90 वगैरह वगैरह। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कन्वर्जन। ठीक है, तो ये जनरली आपको स्कूल या कॉलेज से मिलेगा या फिर उसका एक फॉर्मूला भी आता है, उसको अप्लाई करोगे तो आपको कन्वर्जन आपका मिल जाएगा। अगर आपका परसेंटेज ग्रेड्स में है तो ही, अगर परसेंटेज फॉर्मेट में है तो कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, ये आईसीएसई बोर्ड का है। फिर दिस इज फॉर आईबी बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड। देन उसके बाद वी हैव कन्वर्जन सर्टिफिकेट फॉर कैम्ब्रिज बोर्ड। देन कन्वर्जन सर्टिफिकेट 6 सेमेस्टर के डिग्री के लिए। ठीक है, अब ये जरूरी है 3 इयर्स वालों के लिए, तो यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है, फिर यू टू राइट योर ईयर ऑफ पासिंग, फिर नेम ऑफ द पासिंग यूनिवर्सिटी, कैंडिडेट का नाम लिखना है, कॉलेज का नाम लिखना है, और फिर सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 6 तक अलग अलग जो मार्क आपको मिले हैं कितने में से, ये आपको भरना है। हाउ हाउ मेनी मार्क्स डिड यू स्कोर आउट ऑफ हाउ मेनी, और इसका एक यहाँ पे पूरी तरीके से समरी लिखना है। यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे सिग्नेचर, आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट रेडी है। प्लीज रिमेंबर, ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट आप ऐसे हैंडमेड भी बना सकते हो, आपकी कॉलेज से भी ले सकते हो, विच एवर इज कन्वीनियंट ऑप्शन आप कर सकते हो। ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके से दिखता है एक्चुअली भरने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोर्स का नाम लिखा है, ये किसी स्टूडेंट का हमने भरा था, बीकॉम। फिर ईयर ऑफ पासिंग डिग्री का 2019, मुंबई यूनिवर्सिटी, उनका नाम, उनके कॉलेज का नाम, फिर सेमेस्टर जो जो मार्क उनको मिले हैं, फिर यहाँ पे मैंने समरी लिखा है कि कितने में से कितना। अब देखिए, ये समरी लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ से ही डिसाइड होगा आपकी एलिजिबिलिटी। अगर यहाँ की टोटल 45% से नीचे आ रही है ओपन कैटेगरी के लिए, तो फिर वो पर्सन एलिजिबल नहीं है। अब इसमें कुछ लोग ये थोड़ा-सा स्मार्ट मूव कर सकते हैं कि नहीं सर, मेरे तो 45% नहीं है, बट लिखना ही तो है, तो कुछ भी लिख देंगे। तो भैया वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो भी क्लेम आपने किया है, ये एक एफिडेविट का स्वरूप ले लेता है, और इस क्लेम को वो लोग वेरीफाई करते हैं विद हेल्प ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। अगर वो डॉक्यूमेंट्स मैच हो रहे हैं आपकी क्लेम के साथ, तो ही आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कन्वर्जन सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद जिनका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर इस तरीके से एजुकेशन हुआ है, उनके लिए ये सर्टिफिकेट है। मास्टर्स के लिए ये सेमेस्टर पैटर्न, मास्टर्स का ईयरली पैटर्न के लिए। ओके, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन वो भी अलग से होता है। सो एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन सर्टिफिकेट ऑलरेडी हमने देख लिया है। इसके बाद कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगेगा फॉर एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज। तो बेसिकली कुछ सालों पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे लोगों ने फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनाए थे। इसके लिए गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे ये डिसीजन लिया कि कास्ट वैलिडिटी चेक करेंगे कि सही में वो पर्सन उस कास्ट को बिलोंग करता है कि नहीं करता है। ठीक है, अब कास्ट वैलिडिटी कैसे निकालनी है, तो ये डॉक्यूमेंट्स है, इनको आपको लेना पड़ेगा। इसमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि आपको एफिडेविट ऑफ जेनेलॉजी इन ओरिजिनल कॉपी, मतलब आपका जो फैमिली ट्री है वो उसको देना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे क्राइटेरियाज ये है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आप वीडियो को पॉज करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर रेसिडेंटशिप क्यों प्रूव करना है। अब आप देखिए, दो तरीके की कैंडिडेचर्स होते हैं। एक रहता है महाराष्ट्र रेसिडेंट कैंडिडेट्स, उसको एमएस भी कहते हैं, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स, और दूसरा होता है ओएमएस। एमएस कैंडिडेट्स के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स 100 में से 85% उनके लिए रिजर्व रहेंगे, ठीक है। मतलब अगर 100 में से 85 है, तो अगर 200 सीट है तो तकरीबन 170 सीटें इनके लिए रहेंगी और बची हुई 30 सीटें इनके लिए रहेंगी, ठीक है। तो अगर आपके पास, आप ये नहीं प्रूव कर पाए कि यू आर अ रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र, तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट कन्वर्टेड इनटू दिस कैटेगरी। यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा मार्जिनली ज्यादा रहता है, यहाँ पे कट ऑफ कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम रहता है, तो वो मार्क का बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। यू विल बी, अगर वो नहीं है मान के चलिए किसी रीजन से आपके पास डोमिसाइल या फिर बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, तो यू विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम एमएस कैंडिडेचर टू ओएमएस। एडमिशन तो आपका तब भी होगा, बट कट ऑफ में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ठीक है। एमएस कैंडिडेट्स, मैंने बताया, एमएस के लिए 85% सीट्स है, ओएमएस के लिए 15% सीट्स है। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट यू आर अ एमएस कैंडिडेट, आपके पास क्या क्या होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट मेंशनिंग दी बर्थ इन महाराष्ट्र, ठीक है। एंड माफ करना, यहाँ पे एंड होना चाहिए, ओके, दिस शुड बी एंड, दिस नॉट और आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मेंशनिंग दी बर्थ इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो आपको ये प्रूव करना है कि भैया मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ है और मैंने 10th और 12th भी महाराष्ट्र से किया है। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर आई एम सॉरी, ये दोनों में से एक अगर नहीं है, तो आप फिर आपको कम से कम ये प्रोवाइड करना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मेंशनिंग दैट यू आर अ रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र। इसी को गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कहा जाता है, इट्स अ सर्टिफिकेट ऑफ एज, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल। तो वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर ये तीनों नहीं है, तीनों में से मतलब जो जो क्राइटेरियाज में आप नहीं बैठ रहे हो, तो यू विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू ओएमएस कैटेगरी, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि कैप राउंड क्या है, उसका शेड्यूल टेंटेटिवली कैसा होगा, हो सकता है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे। बाकी पूरी चीजों के लिए अगला वीडियो के लिए आप रुकिएगा, एंड प्लीज फॉलो अवर यूट्यूब चैनल। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट है, तो यू विल टाइप योर डाउट और यू विल सेंड मी अ व्हाट्सएप ऑन 9820245424। इसके साथ हम लोग एक और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली वी हैव अ वेबसाइट ऑफ cms.rightdirectionacademy.com, एंड इस वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद आपको आपका फुल नेम डालना है, जैसे मैंने डाल दिया ऋषिकेश, आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, और आपको यहाँ पे क्लिक करना है दैट आई अंडरस्टैंड दैट कॉपिंग एंड सर्कुलेटिंग एनी ऑफ दिस मटेरियल्स इज अ ब्रीच ऑफ कॉपीराइट लॉ, एंड इफ आई एम फाउंड गिल्टी इन एनी सच एक्टिविटीज आई शैल बी लीगली हेल्ड लायबल फॉर द सेम। यहाँ पे क्लिक करिए, सेंड ओटीपी करिए, आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा। आपको उसको कंटिन्यू करना है, एंड देन यू हैव टू गो ऑन लॉ एंट्रेंस, और यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है, 5 years लॉ की कॉलेजेस लिस्ट, जहाँ पे कॉलेजेस, उनका नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, सीट्स, कितने टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है, कौन सा कोर्स अवेलेबल है, इस सब डिटेल में जानकारी दी गई है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कट ऑफ देखने हैं, तो यू कैन क्लिक ऑन 2021 5 years कॉलेज कट ऑफ लिस्ट, और यहाँ पे सभी कॉलेजेस के कट ऑफ दिए गए हैं, ठीक है। सो इस वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ अ पेड सर्विस, तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन 9820245424। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, एंड जय हिंद। थैंक यू।